स्टूडेंट्स, आज हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर को पार्ट 3 में ले जा रहे हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी अपलोड है मेरे यूट्यूब पे, आप उसको पढ़ सकते हैं। आज हम लोग पार्ट 3 में राउल्ट लॉ पढ़ेंगे। लास्ट टाइम हम लोगों ने कंसंट्रेशन यूनिट्स पढ़ा, अब हम लोग राउल्ट लॉ पढ़ेंगे। तो राउल्ट लॉ क्या बोलता है? राउल्ट लॉ बेसिकली किसी भी सॉल्यूशन, देखिए मैं फिगर बना के आपको डिस्क्राइब करता हूँ। ये हमने एक सॉल्यूशन बनाया है जिसके अंदर ये पार्टिकल सॉल्यूट के हैं और एक पार्टिकल सॉल्वेंट के। सपोज करिए बड़े वाले जो हैं वो सॉल्वेंट पार्टिकल हैं और ये छोटे वाले पार्टिकल सॉल्यूट पार्टिकल। तो राउल्ट लॉ इन सॉल्यूट पार्टिकल को अपनी जो बुक की लैंग्वेज है उसमें बोलता है इम्प्योरिटी। ये सॉल्यूट पार्टिकल कैसे है? इम्प्योरिटी। यहाँ पे सॉल्यूट के लिए इम्प्योरिटी वर्ड क्यों यूज किया गया? क्योंकि सॉल्यूट के लिए जो इम्प्योरिटी वर्ड यूज किया गया है, क्योंकि ये सॉल्यूट जो है वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है और साथ ही साथ में नॉन वोलेटाइल भी है। यानी ये सॉल्यूट कैसा है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव में ये सॉल्यूट ब्रेक नहीं हो सकता। तो जब पॉजिटिव और नेगेटिव में ये ब्रेक नहीं हो सकता तो सॉल्वेंट के अंदर एसोसिएट नहीं हो सकता। जैसे हम एग्जांपल लें शुगर का। शुगर अगर वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो शुगर ग्लूकोज और फ्रक्टोज में ब्रेक हो जाती है और वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज वाटर मॉलिक्यूल के साथ अटैच हो जाता है, तभी तो शुगर का सॉल्यूशन पीने में मीठा होता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो सॉल्यूट है वो कैसा है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट, यानी अपने आयंस में ब्रेक नहीं हो रहा। साथ में नॉन वोलेटाइल भी है। नॉन वोलेटाइल का मतलब डू नॉट इवापोरेटेड, इवापोरेट नहीं होगा। यानी कि अगर आप इसको बॉईल करेंगे तो ये जो छोटे छोटे सॉल्यूट के पार्टिकल है ये एनर्जी तो स्टोर करेंगे लेकिन सॉल्वेंट की तरह इवापोरेशन में हेल्प नहीं करेंगे। यानी इसका बॉइलिंग पॉइंट, अगर ये ट्रू सॉल्यूशन होता और वाटर की तरह होता तो इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता। तो ये जो छोटे छोटे सॉल्यूट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, इसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की वजह से ये बॉइलिंग पॉइंट 100 ना होके मान लीजिए 110 डिग्री सेल्सियस हो चुका है। तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो रेज हो चुका है। तो इसका मतलब ये सॉल्यूट ऐसे हैं जो सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी को डिस्टर्ब कर रहे हैं, इसीलिए इनको इम्प्योरिटी बोला गया। तो जो बुक में आप लैंग्वेज यूज करेंगे वो क्या कहता है? राउल्ट लॉ, if the solution contains non-electrolyte and non-volatile impurity, impurity means solute। ठीक है, तो वर्ड समझ में आ गया। अब लॉ क्या है? लॉ क्या बोल रहा है? तो लॉ ये बता रहा है कि अगर सपोज करिए इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जानते हैं। देखिए अगर इसको बंद कर दिया गया, ये लिड लगा दिया गया और ये बन गया प्रेशर कुकर। तो प्रेशर कुकर का मतलब ये जो लिक्विड है इवापोरेट होगा तो वेपर में कन्वर्ट होगा ना, और वेपर जो है दोनों तरफ प्रेशर डालेगा और इस प्रेशर की वजह से ये सीटी बच जाएगी। तो इसी प्रेशर को वेपर प्रेशर बोलते हैं। प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स आर कॉल्ड एज वेपर प्रेशर। तो अब राउल्ट लॉ क्या कह रहा है? द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, इसको P सॉल्यूशन से रिप्रेजेंट कर रहा है। P is the vapor pressure of solution will be equal to mole fraction of solvent multiplied by vapor pressure of pure solvent। ये है रॉल्ट। इसके कहने का मतलब क्या है? ये कहने का मतलब ये है कि अगर ये पूरा प्योर सॉल्वेंट होता तो प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होता उसको अगर आप उसके मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आ जाएगा। इसको हम लोग इस तरीके से भी कहते हैं PS is equals to X1
मल्टीप्लाइड बाय पी नॉट, जहां पे x1 क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, और पी नॉट क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। यानी सॉल्यूशन बनता ही इसका जो प्योर वेपर प्रेशर है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। डिस्टर्ब होने का मतलब कैसा हो जाएगा, देखिए जो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है वो मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई होने के बाद रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं सॉल्वेंट हो चाहे सॉल्यूट, उसका मोल फ्रैक्शन डेसिमल में होता है। सपोज करिए ये 0.8 है, लेस देन 1 होता है। यानी लास्ट टाइम लेक्चर में मैंने बताया था कि सपोज ये कंप्लीट मॉलिक्यूल है, तो इसमें इतना अगर सॉल्यूट है तो बाकी का क्या बचेगा, सॉल्वेंट। तो अगर हम आउट ऑफ 1 माने तो 0.8 अगर सॉल्वेंट है तो 0.2 क्या कहलाएगा, सॉल्यूट, और दोनों को मिला के 1 हो जाएगा। तो मोल फ्रैक्शन हमेशा डेसिमल में होता है, और डेसिमल से किसी चीज को मल्टीप्लाई करते हैं वो चीज क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। यानी इस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो कैसा हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो यही बोला PS इज इक्वल्स टू x1 मल्टीप्लाइड बाय P नॉट। अब इसी का डेरिवेशन देख लीजिए, डेरिवेशन में वो क्या बता रहा है, डेरिवेशन में वो बता रहा है x1 और x2 आर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। x1 जो है सॉल्वेंट का है और x2 क्या है, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन है। एंड P नॉट इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ऊपर बताया है, और PS इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ PS इज इक्वल्स टू x1 मल्टीप्लाइड बाय P नॉट। अब इसी को फिर से और एक्सप्लेन करेंगे, तो P नॉट को नीचे ले आएंगे, तो PS अपॉन P नॉट इज इक्वल्स टू x1। अब x1 इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, N1 अपॉन N1 प्लस N2, जहां पे N1 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, और N2 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो लास्ट टाइम मोल फ्रैक्शन के बारे में बताया था लास्ट लेक्चर में, तो वही मैंने लिख दिया x1 इज इक्वल्स टू N1 अपॉन N1 प्लस N2। अब इसी को और डिस्क्राइब करेंगे, तो इसको 1 में से माइनस करते हैं। 1 में से क्यों माइनस कर रहा है, क्योंकि वो जानता है कि मोल फ्रैक्शन आउट ऑफ 1 हो जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं 1 माइनस PS अपॉन P नॉट, तो उधर भी 1 माइनस करना पड़ेगा, तो हम कह देंगे 1 माइनस N1 अपॉन N1 प्लस N2। 1 में से इसको माइनस करेंगे तो इसका LCM P नॉट आएगा, मैं इधर लिख देता हूं, इसका LCM क्या आ जाएगा, P नॉट, और ऊपर क्या आ जाएगा, P नॉट माइनस PS इज इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा N1 प्लस N2 माइनस N1 अपॉन N1 प्लस N2। तो ये N1 और N1 कैंसिल हो जाएंगे प्लस माइनस के, तो ये हो जाएगा P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट इज इक्वल्स टू N2 अपॉन N1 प्लस N2, जहां पे N2 अपॉन N1 प्लस N2 क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो उसने इसको बोल दिया मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ध्यान दीजिए यहाँ पे N2 आ गया है, तो ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट हो गया है। अब P नॉट माइनस PS क्या है, P नॉट है ओरिजिनल वेपर प्रेशर और PS है सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। तो अब ओरिजिनल जो वेपर प्रेशर है वो रिड्यूस हो रहा है ना, तो ये है P नॉट माइनस PS इज रिड्यूस इन वेपर प्रेशर, अपॉन P नॉट कर दिया तो वो रिड्यूस इन रिलेटिव वेपर प्रेशर। तो इसने लैंग्वेज को यूज कर दिया, रिडक्शन इन रिलेटिव वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो ये हो गया
पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू N2 अपॉन N1 प्लस N2। ये है राउल्स लॉ, और इसी के बेस पे राउल्स लॉ ने एक्चुअली क्या बताया कि रिलेटिव वेपर प्रेशर और सॉल्यूशन का कितना रिड्यूस होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के इक्वल होगा। जितना आप सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन रखते हैं उतना ही वेपर प्रेशर के रिलेटिव रिड्यूस होगा। इसी के बेस पे उसने 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब किया। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उन चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे और ये भी देखेंगे कि उनको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों बोल रहे हैं और उन पे राउल्स लॉ कैसा एप्लीकेबल है।